ओके सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। अपने बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए। मैम मैं 25 इयर्स का हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन इग्नू यूनिवर्सिटी से किया। मेरी हॉबीज़ सॉल्विंग पजल्स लाइक रूबिक क्यूब, सुडोको और बीपीसी में ये मेरा पहला साक्षात्कार है। बीपीएससी में पहला है। आप 2019 जॉब कर रहे थे यस ऑफिस असिस्टेंट रेलवे में। ये क्या, इसका क्या काम होता है? मैम मैं रेलवे में एज एन ऑफिस असिस्टेंट के रूप में आरडीएसओ में कार्यरत हूँ, जिसके अंतर्गत ऑफिस के अंतर्गत जो भी फाइल्स वगैरह होती हैं तो उनके उसे हमें डील करना होता है, एक टेबल से दूसरे टेबल तक करना उसे। कहाँ पोस्टेड थे आप? मैं आरडीएसओ लखनऊ में हूँ। कहाँ? लखनऊ। अच्छा, सिवान आपका घर होगा। Yes, सिवान से ये लखनऊ जाने के लिए कौन कौन सा ट्रेन है? मैम सिवान से लखनऊ जाने के लिए बहुत सारे ट्रेन हैं, जैसे कि सबसे पहले ये है एक ग्वालियर बरौनी, दूसरी है पाटलिपुत्रा लखनऊ एक सुपरफास्ट, और तीसरी है एक पैसेंजर ट्रेन चलती है गोरखपुर से। ये अभी वंदे भारत ट्रेन। यस मैम। मैम वंदे भारत ट्रेन का दूसरा नाम T18 ट्रेन है, जो कि बेसिकली आरडीएसओ के द्वारा ही डिज़ाइन किया गया है, और इसमें इसके जितने भी रिसर्च वर्क्स हैं वो सब कुछ आरडीएसओ के द्वारा ही कवर किए गए हैं। ये भारत में स्वदेशी निर्मित पहली ट्रेन है, और इसमें बेसिकली इसके अंदर जो भी कोलैबोरेशंस और जो भी चीज़ें बनी हुई हैं वो सारा कुछ भारत के अंदर स्वनिर्मित ही हैं। इसमें क्या ये अलग कैसे है? जैसे राजधानी ट्रेन है उन सब से अलग है क्या? क्या विशेषता है इसका? मैम इसमें ये एक प्राइवेट ट्रेन्स के रूप में जानी जाती है, और इसकी जो स्पीड्स वगैरह है ये काफ़ी इससे एडवांस है, और इसके अंदर कवच टेक्निक जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। और ये बुलेट ट्रेन जो है, गरीब हम लोग गरीब देश हैं जी, तो यहाँ पर बुलेट ट्रेन लाने का क्या ज़रूरत है? मैम किसी भी देश का विकास के लिए उसके अंदर उसकी जो कनेक्टिविटी होती है उसे इंश्योर करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो मुझे लगता है कि जैसे बुलेट ट्रेन आएगी तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को हमारे देश में बूम मिलेगी। अच्छा, आप हिस्ट्री से अपना ग्रेजुएशन किए हैं? यस मैम। और आपने सब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है सोशियोलॉजी। यस ऐसा क्यों? मैम मुझे लगता है कि सोशियोलॉजी में मुझे एक वाइड अपॉर्चुनिटी मिलेगी सोसाइटी को समझने के लिए, और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम्स या फिर कोई भी प्रोग्राम्स चलाई जा रही है तो उसे अच्छे तरीके से मैं इम्प्लीमेंट कर सकूंगा, क्योंकि इससे मुझे सोसाइटी के बारे में एक डेप्थ नॉलेज पता चल सकेगा। सोशियोलॉजी अपने ऑप्शन लिया है, ठीक है सर, और हिस्ट्री से आपका ग्रेजुएशन है। उस समय मैं कहना ये चाह रहा था कि आपने कहा कि सोशियोलॉजी समाज का अध्ययन करने में सहायक होता है। यस सर। तो मैंने पूछा कि आप इसको बिना किसी किताबी ज्ञान के भी कर सकते हैं, है ना, यस बिना उस विषय को पढ़े। अब आगे चलिए, कहाँ सहज हैं आप, हिंदी में हिस्ट्री में या सोशियोलॉजी में? सर मैं हिस्ट्री में सहज हूँ। हिस्ट्री में सहज हैं आप, सोशियोलॉजी से ज़्यादा? यस सर। तो फिर तो कंट्राडिक्शन हो गया ना। अभी आपने कहा कि सोशियोलॉजी, इसलिए मैंने लिया। सर अगर रिलेटिव रूप से देखा जाए तो सर मैं दोनों सब्जेक्ट्स में ज़्यादा सहज उसमें हूँ, क्योंकि मैंने 3 साल तक उसकी पढ़ाई की, और उसके बाद से मैंने सोशियोलॉजी की तरफ मूव किया ऑप्शनल की तैयारी के लिए। तो वैसे मैं सब्जेक्ट्स में दोनों पे मेरे मतलब कि कमांड्स है, लेकिन ज़्यादा सहज मैं जिस सब्जेक्ट को 3 साल पढ़ा हूँ उसमें हूँ। हिस्ट्री में? हिस्ट्री में कहाँ, किस कालखंड को आप बेहतर समझते हैं? सर मुझे लगता है कि सर पूरे इतिहास में प्राचीन काल जो था भारत का वो काफ़ी समृद्ध रहा था, और सभी चीज़ों में काफ़ी आगे था। अच्छा, बिहार से कोई प्राचीन भारत के इतिहासकार हैं? बिहार से सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, प्राचीन भारत के इतिहास में बिहार का क्या योगदान है? सर प्राचीन भारत में बिहार का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे कि बिहार जैसे कुछ धर्मों का उदय यहीं से हुआ, जैसे बौद्ध या फिर जैन धर्म। दूसरी चीज़ सर बिहार एक शिक्षा का बहुत ही प्रमुख केंद्र रहा। तीसरा चीज़ सर यहाँ पे अर्थव्यवस्था के लिए और सामरिक रूप से भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस रही है, जैसे कि राजगीर और मगध साम्राज्य हो गया, ये सब। अच्छा, बौद्ध जैन धर्म में इंटरेस्ट रखते हैं? यस सर। अच्छा, आपने पढ़ा है इतिहास तो 2 टर्म आता है, एक को कहते हैं धार्मिक आंदोलन जिसका आपने नाम लिया, और दूसरे को कहते हैं भक्ति आंदोलन। दोनों में फ़र्क बताएंगे?
सर धार्मिक आंदोलन और एक भक्ति आंदोलन। सर धार्मिक आंदोलन एक सोशल रिफॉर्म्स है जिसमें धर्म के अंदर कोई भी जो भी कमियां होती हैं उन सभी को उजागर करके उसे ख़त्म करना होता है। और भक्ति आंदोलन के अंदर जैसे कि ये सूफीवाद और भक्तिवाद का जो कंसेप्ट था ये काफ़ी प्रभावी हुआ था। अच्छा, बौद्ध धर्म में आत्मा का कॉन्सेप्ट है या नहीं? सर बौद्ध धर्म में जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ आत्मा का कंसेप्ट है। है। सर। उसको अनात्मवादी कहा जाता है ना? यस सर। नास्तिक क्यों कहते हैं इन धर्मों को? जैसे जब ये खुद ही धर्म है तो क्यों कहते हैं नास्तिक धर्म इनको? बौद्ध धर्म को सर? हाँ, बौद्ध धर्म। सर इसमें किसी पार्टिकुलर भगवान की पूजा को लेकर कुछ ऐसा प्रावधान नहीं है, इसलिए इसे किसी भगवान को नहीं मानने के कारण से इसे नास्तिक का संज्ञा दिया गया है। तो इतिहास में पूजा पाठ से जुड़ा हुआ है आस्तिकता का सवाल? यस सर। पूजा पाठ से इतिहास में? सर इतिहास पूजा पाठ सर एक अवधारणा है जो कि इतिहास के अंदर जैसे कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं समाज में, तो उन सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए एक रिलीजियस। प्राचीन भारत में आप कहाँ सहज हैं? सर प्राचीन भारत में मैं पूरे सेक्शन में सहज। पूरे सेक्शन में सहज। ये बताइए कि संस्कार कितने होते हैं? सर ग्रीस सूत्र के अनुसार टोटल 16 संस्कार होते हैं। और आश्रम? और 4 तरह के आश्रम होते हैं। अभी आप किस आश्रम में हैं? सर मैं अभी अगर एज के हिसाब से देखा जाए तो सर मैं गृहस्थ आश्रम में होना चाहिए। सोशियोलॉजी में ये बताइए कि संस्कृतिकरण क्या होता है? सर संस्कृताइजेशन। सर कैन आई कंटिन्यू इन इंग्लिश? जी सर, कैन आई कंटिन्यू इन इंग्लिश? बोलिए। Sir, Sanskritization is a concept that basically says that when a particular community basically upgrade its standard from one strata to another strata is called Sanskritization. ठीक। What is the difference between cabinet and council of ministers? Sir, council of ministers is a broader concept basically, and cabinet is a smaller section of that ministry that basically works over a particular section. Like cabinet ministry includes mines and home ministries like that, and council of the minister includes more members from the parliament. मतलब कौन कौन से इसमें शामिल होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में? सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और बहुत सारी कमिटियाज़ भी होती हैं इनके अंतर्गत, और कैबिनेट के अंतर्गत कुछ पार्टिकुलर मिनिस्ट्रीज ही शामिल होती है। अच्छा, कितनी बड़ी हो सकती है? इसकी साइज़ की कोई लिमिटेशन है? कितने भी मिनिस्टर हो सकते हैं? सर कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो 15 अकॉर्डिंग टू 91st अमेंडमेंट एक्ट 15% होने चाहिए, और दिल्ली में बेसिकली ये 10% होने चाहिए, दिल्ली यूनाइटेड टेरिटरी में। मिनिमम का कोई क्राइटेरिया है? सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए, दिल्ली स्टेट है या यूनियन टेरिटरी? सर दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। तो इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, सीएम है, हाई कोर्ट है, सब कुछ तो है, फिर यूनियन टेरिटरी क्यों है? ये जो एक नॉर्मल स्टेट में होता है सब कुछ उसमें भी है, सर तो फिर ये यूनियन टेरिटरी क्यों आता है? सर दिल्ली भारत का पहली चीज़ की राजधानी है, और सामरिक रूप से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। सामरिक रूप से? यस सर, क्योंकि यहाँ पे भारत की अगर कोई भी अगर सेना का सारा हेडक्वार्टर देखा जाए तो तीनों सेना का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में ही स्थापित है। साथ में पार्लियामेंट हाउस जो है वही है, और फिर इसके अलावा बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स की जो हेडक्वार्टर्स हैं, चाहे वो DRDO के हो या फिर इसरो के, उस सभी का स्थापना सर वहीं पे है। तो इस कारण DRDO, इसरो सब दिल्ली में? सर उन सभी का जो प्रोग्राम और इम्प्लीमेंटेशंस बेसिकली होता है, और जहाँ से फाइनेंशियल एलोकेशंस होता है, वो सब दिल्ली में ही है। स्थापित होने के कारण से वो कहीं ना कहीं सामरिक रूप से एक इंपॉर्टेंट रोल है। RBI ये सब दिल्ली में? नहीं सर, RBI का हेडक्वार्टर सर मुंबई में है। अच्छा, RBI छोड़ के बाकी सब दिल्ली? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, बिहार 2000 में टूट गया, झारखंड और बिहार अलग अलग हो गया। क्या आपको लगता है कि बिहार का एक बंटवारा और होना चाहिए? सर 2000 में बिहार का झारखंड से बंटवारा होने के पीछे मेन रीज़न सर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स था, और क्योंकि बिहार के जो साउदर्न रीजन थे वहाँ पे पॉलिसी का अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था, इस कारण से वो टूटा।
और मुझे नहीं लगता है कि अब बिहार को इससे ज़्यादा टूटना मतलब कि सही भी होगा या फिर फेसिबल होगा, क्योंकि जो अभी जितने एरिया है इसमें गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है सारी स्कीम्स आसानी से पहुंच रही है और इनके द्वारा जो भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। अच्छा, मैक्सिमम रेनफॉल इंडिया में कहाँ पर होता है? चेरापूंजी में। चेरापूंजी, मेघालय मतलब कहने का मतलब? बिहार में नहीं, मेघालय, चेरापूंजी मेघालय में ही है शायद। यस सर। तो बारिश ज़्यादा मेघालय में होता है, बाढ़ बिहार में आती है, ऐसा क्यों? सर बिहार का अगर ज्योग्राफी हम लोग देखें तो बिहार एक तराई रीजन में पड़ता है, जो जहाँ और जो भी वर्षा नेपाल के क्षेत्रों में होती है वहाँ से पानी डायरेक्टली बिहार के अंदर आता है और डैम्स वगैरह वहाँ पे अगर ज़्यादा मात्रा में पानी होने के कारण से दूसरे देश भी उस चीज़ को सस्टेन नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं, तो वहाँ से जो भी फ्लड्स होती है वो डायरेक्टली हमारे बिहार में आ जाती है और इस कारण से बिहार में बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हर साल बाढ़ आती है, कुछ उसको कंट्रोल किया जा सकता है? सर डेफिनेटली इसे कंट्रोल किया जा सकता है। सर ये एक नेचुरल कैलेमिटीज़ है, नेचुरल फिनोमिना है, इससे हम लोग एक प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकते हैं, इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसे पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते हैं हम लोग। हम लोग प्रिवेंटिव स्टेप्स लेके इस तरह की चीज़ों से हम लोग सीख लेके और आने वाले समय में जो भी बाढ़ वाली समस्याएं हो रही है उनसे हम लोग निजात पा सकते हैं। कैसे, मतलब क्या करेंगे कि निजात मिल जाए? जैसे जब भी कभी बाढ़ की समस्याएं हो रही हों तो उसमें सबसे पहली स्टेप्स होने चाहिए गवर्नमेंट के लिए कि जो भी शेल्टर्स हाउस हैं उन्हें उसे बनाना चाहिए, जिससे कि कभी भी बाढ़ से जो भी पीड़ित होते हैं वो। हर साल तो आनी ही है सर, तो इसके लिए पहले से एक प्री प्लान्स होता है, जैसे कि ऐप के जरिए लोगों को नोटिफाई कर देना। आप बोल रहे हैं कि आने के बाद क्या करना है, हम कहें कि ऐसा कुछ किया जाए कि कम आवे या ना आवे, ऐसा कुछ हो सकता है? ये सर इसे एक बड़े लेवल पर अगर किया जाए तो हो सकता है, जैसे कि रिवर्स को जोड़कर इंटरलिंकिंग ऑफ, जिसे कहते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स को जोड़ के और फिर डैम्स का फॉर्मेशन करके, जो डैम्स सप्तकोसी डैम जो कि कोसी नदी के ऊपर बनाई गई है उसका जो एम्बैरकमेंट्स है उसे अगर ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड कर सकता है, तो इससे जो बाढ़ की समस्याएं हैं उसे बहुत हद तक हम लोग निपटारा कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा रास्ता बदलने वाली नदी कौन सी है पूरी दुनिया की, जो अपना रास्ता चेंज कर देती है? सर बिहार में सबसे ज़्यादा रास्ता बदलने वाली नदी कोसी नदी है, जिसे पूरी बिहार वर्ल्ड में है सबसे ज़्यादा रास्ता बदलने वाली नदी कोसी ही है। पता चला डैम बनाया आप यहाँ पर, अगले साल नदी कहीं और से निकल जाए फिर? सर ये एक प्रमुख समस्या है, लेकिन इसे अगर सुचारू रूप से किया जाए या फिर अगर अभी के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं या फिर जो अभी के जो नए इंजीनियर्स हैं इन लोगों का मदद लेकर और प्रॉपर कमेटी के अगर इस पर रिकमेंडेशन ली जाए तो कहीं ना कहीं इस तरह की समस्याओं का निजात हो सकता है, अच्छा, बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है, लेकिन बिहार में रेलवे लाइनें खूब हैं, खूब रेलवे स्टेशन है, तो बाकी चीज़ों का विकास नहीं हुआ, रेलवे का खूब विकास हुआ, ऐसा क्यों? उद्योग विकसित नहीं हुए, रेलवे खूब विकसित हो गया, ऐसा क्यों? सर पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से देखें तो बिहार एक मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, तो और जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो वहाँ पे कनेक्टिविटीज़ की समस्या हमेशा बनी रहती है, तो इस तरह की चीज़ तो इस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए एक कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ के लिए रेलवे लाइंस का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बिहार में सभी राज्यों से अलग अलग राज्यों में जाने वाले लोग बहुत ज़्यादा ही हैं, तो इस कारण से यहाँ पे रेलवे लाइन का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। नहीं, पॉपुलेशन एक बड़ा मुद्दा है, तो उससे बड़े बड़े राज्य हैं पॉपुलेशन में, यूपी है, महाराष्ट्र है, उनकी पॉपुलेशन तो बिहार से ज़्यादा है। सर पॉपुलेशन एक फैक्टर मेरा कहने का मतलब कि बाकी चीज़ों को छोड़ के रेलवे पर ही इतना फोकस क्यों हो गया बिहार में? सर एक तो हो सकता है कि संसाधनों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए और लोगों को, मतलब बिहार के लोगों को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए? सर वो तो मानव संसाधन हो सकता है, जैसे कि खाने की भी वस्तुएं जो हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो खाने की भी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए भी रेलवे लाइन का होना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, हिस्ट्री आपका अच्छा ग्रेजुएशन में रहा है, ये बताइए कि जैन धर्म के कुछ महाव्रत दिए गए थे, वो कौन कौन से थे? सर जैन धर्म में 2 दिए गए थे, एक महाव्रत थे और एक अनुव्रत थे, और महाव्रत सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ओके। आपका सोशियोलॉजी भी सब्जेक्ट रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये मानव अधिकार और मौलिक अधिकार, सर ये दोनों में क्या मेन डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस है इसमें? यस सर, बताइए।
सर मूल अधिकार हमारे संविधान के अंतर्गत दी गई है, जिसमें हमें एज ए सिटीजन के रूप में हमें हमारी क्या क्या हम सरकार से हम क्या क्या अपेक्षा कर सकते हैं और उनसे क्या क्या मतलब एक तरह से देखें तो एक कहाँ कहाँ मतलब गवर्नमेंट से हम लोग मतलब एक पॉजिटिव रूप से कहाँ से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें हमें दिखती है फंडामेंटल राइट में। और जहाँ तक ह्यूमन राइट की बात है तो ये एक व्यक्ति को कितना फ्रीडम देना चाहिए, या फिर व्यक्ति के एज ए मतलब किसी इंसान को मतलब अगर कोई प्रताड़ित कर रहा हो या फिर कुछ दिक्कत कर रहा हो तो वो किस सीमा तक होना चाहिए, अगर पुलिस के कंसेप्ट में देखें तो ये सभी चीज़ें। मैंने 1-2 पॉइंट पूछा इतना डिलीवरी सिर्फ कि मानव अधिकार और जो मौलिक अधिकार है उसमें मूलभूत अंतर क्या है दोनों में, कुछ ऐसा अंतर जो कि मौलिक अधिकार में नहीं दिया गया है वो मानव के अधिकार में। अच्छा, मानव अधिकार की बात कब की गई, या उसके बारे में जो कुछ अभी समय बने वो कब बने, किनके प्रयास से? सॉरी सर, मैं अभी कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सर्विस प्रायोरिटी क्या है? सर मेरी सर्विस प्रायोरिटी पहली बिहार पुलिस सर्विसेज है, और दूसरी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, और तीसरी बिहार रेवेन्यू सर्विसेज। ठीक, बिहार पुलिस सेवा। यस सर। पुलिस में जब आप डीएसपी होंगे तो इसके नीचे की हायरार्की क्या होगी? सर डीएसपी के नीचे क्या है यार की? हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताएं। डिसेंडिंग बताएं। सर अगर स्टार्ट करें कांस्टेबल से तो सबसे पहले कांस्टेबल होते हैं, फिर उसके बाद से हेड कांस्टेबल, फिर सीनियर कांस्टेबल, और फिर उसके बाद से एएस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, फिर डीएसपी। आपके ऊपर? सर डीएसपी के ऊपर एसएसपी होते हैं, सॉरी एसपी होते हैं, फिर एएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, और एडीजी और डीजी। ठीक, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। आपका ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल सही है, टू द पॉइंट थोड़ा और ज़्यादा होना है ना? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया है, फ्लुएंसी बढ़िया है, पोस्चर बढ़िया है ना? तो थोड़ा सा क्या करना है और अपने को कॉम्पैक्ट कर देना है। टू द पॉइंट। हाँ, टू द पॉइंट, ठीक है। बाकी जैसे सर्विस प्रायोरिटी आपने पुलिसिंग दी है तो इससे थोड़ा सा और ज़्यादा सवाल बनेगा, और जैसा मैम ने पूछा रेलवे से, तो रेलवे से और भी सवाल बनेगा आपसे, है ना? ये एकदम कॉमन चलता फिरता बुलेट ट्रेन क्यों, वंदे भारत, ठीक है। ओके सर। बाकी सब ठीक है। आपको कुछ जानना है? सर मेरी जो कम्युनिकेशन है सर वो मैं इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मतलब जैसे हिंदी बोल रहा हूँ तो सर थोड़ा सा मतलब इसमें इंग्लिश बार बार बोलना थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, मतलब एक पूरा लैंग्वेज नहीं हो पा रहा है, दोनों में मिक्सअप हो रहा है। नहीं, जैसे होता क्या है कि मात्रा थोड़ी कम करनी है, इंग्लिश की जो मात्रा है थोड़ी कम करनी है। जैसे परिभाषा मान लीजिए संस्कृतिकरण का, तो उसको हिंदी में बोल देंगे वही चीज़। सर तो जैसे इसमें बीच बीच में स्टक हो जाते हैं कि मतलब दोबारा उसको सोच के फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट करना, तो मतलब फ्लो थोड़ा सा टूटता है उसमें, और इसी कारण से बार बार हिंदी इंग्लिश ऐसे हो जाता है। तो इंग्लिश में ही दीजिए, अगर इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल है ना। हाँ, मीडियम पूछा भरा जाता है, माध्यम जो भरेंगे आपका इंटरव्यू उसी में। और सर अगर मतलब टीचर से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते ही मतलब हिंदी में पूछते हैं, तो फिर जाते जाते फिर मतलब हिंदी में ही बोले या फिर इंग्लिश में? नहीं, दे सकते। जिस भाषा में आपने फॉर्म भरा है वो राइट है आपका बोलने का, ठीक है। लेकिन जैसे सवाल अगर मैं हिंदी में पूछूं, आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं जी सर, तो आपको हिंदी बोलनी चाहिए, यस सर। है ना? काम भी कहाँ करना है? बिहार में। बिहार में। ओके, ठीक है। और कुछ नहीं सर। सर सब्जेक्ट के क्या मैं थोड़ा सा आपका हाथ लगता है, हिलता है। हाँ, हिलता है थोड़ा सा, उसको स्थिर रखेंगे। हाँ। और मैम जैसे आँख का कांटेक्ट हो गया या फिर ये सब? हाँ, बिल्कुल सही है, कॉन्फिडेंट है आप। ठीक है राहुल, चलिए सिवान के हैं आप, बेस्ट ऑफ लक। कहाँ के हैं? सर सिवान लक्ष्मीपुर में। लक्ष्मीपुर, ठीक। ओके, थैंक यू मैम।